अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके हम मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 255 इश्यूज़ ऑफ डिविडेंड कंसिडरेशन पार्ट नंबर 4। हमारी जो डिस्कशन है वो कंटिन्यू है ऑन द इश्यूज़ ऑफ डिविडेंड, और सेवरल कंसिडरेशन हमने पढ़ी और आज भी हम एक और कंसिडरेशन पढ़ेंगे। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट टू कंसिडरेशंस ड्यू टू विच पेमेंट और डिविडेंड डज नॉट रिमेन इरेलीवेंट। यानी इनकी वजह से क्या होता है, जो डिविडेंड की पेमेंट होती है इरेलीवेंट नहीं रहती, यानी रेलिवेंट होती है। ठीक है, यानी चेंज होने से, डिविडेंड के चेंज होने से, पे करने से या ना पे करने से फ़र्क पड़ता है। These two are actually the transaction cost and share divisibility. Transaction cost means that if a person purchases anything or sells anything, then as a result some expenses are to be incurred. यानी कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है। अब क्या क्या खर्च करना पड़ता है यहाँ पर हम बात करते हैं। वैसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इनकम टैक्स की भी, ब्रोकरेज फ़ी रिड्यूसेस द रिटर्न और कैश। अब कौन कौन सी कॉस्ट है वो पे करनी पड़ती है। फर्स्ट हम ब्रोकरेज फ़ी रिड्यूसेस द रिटर्न और कैश की बात कर रहे हैं। वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड इनकम टैक्स। हमने इनकम टैक्स की डिस्कशन पहले भी पढ़ी, उसकी एप्लीकेशन भी देखी इन डिटेल, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उस एक्सपेंस की विच इज़ कॉल्ड ब्रोकरेज चार्जेस और द ब्रोकरेज कमीशन फ़ी। वो क्या है? वेन एवर एनी शेयर होल्डर परचेज सेल्स शेयर्स देन दिस ही हैज़ टू पे ब्रोकरेज फ़ी टू द ब्रोकर। क्यों ब्रोकरेज या ब्रोकर क्या होगा? यानी आप कोई भी ट्रेड करते हो बिजनेस में, तो आप किसी के ज़िम्मे लगाते हो ना, आप कहते हो कि ये चीज़ बेचवानी है, बेच कर दो, या इस तरीके से किसी को कह देते हो। तो इस टाइप का ही कुछ है। तो आपको उसको फ़ी वगैरह, या किसी को बिठा देते हो, भाई किसी ठेले पर भी बिठा देते हो ना किसी को, ये तुमने मुझे चीज़ बेच कर देनी है, किसी शॉप पर ही रख देते हो चीज़, तो उसको क्या है, उसका कोई कमीशन कोई दिया जाता है। यानी किसी के ज़िम्मे लगा दे, कोई प्रॉपर्टी वगैरह है आपकी, तो वो सेल आउट करवाता है, तो आप उसको कुछ कमीशन देते हो, या कोई फ़ी वगैरह है, चार्ज वगैरह देते हो। इसी वे में स्टॉक्स में भी यही काम होता है। बिकॉज इन द स्टॉक मार्केट we cannot trade without a broker. Every trade buy or sell has to be a broker, and the broker's income in the form of commission or fee. अभी ये जो है ब्रोकर को जो हम फ़ी दे रहे होते हैं, वो तो उसका कमीशन या फ़ी है, यानी उनसे पैसे मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर्स या शेयर होल्डर्स हैं जो पे कर रहे हैं इसे, उनके लिए ये एक्सपेंस होगा। The fee is the income for the broker, but for the investor it is the expense, meaning that if any shareholder will try to make his own homemade dividend, but he cannot make exactly the same homemade dividend, because whenever he will sell his shares then he has to pay some brokerage fee, which reduces the amount of his homemade dividend. Homemade dividend के बारे में कितनी बार पढ़ लिया, आई थिंक आपके माइंड में आ गया होगा। यानी अगर कोई भी कंपनी या फर्म शेयर होल्डर्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करती, तो वो खुद अपना एडजस्ट करते हैं, यानी डिविडेंड क्रिएट करते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा इशू करके शेयर्स कर लें, या और वे कर लें। हमने बहुत सारे वेज पढ़े हैं, ठीक है। तो वो अपना जो डिविडेंड क्रिएट करते हैं, अपने जो कुछ शेयर्स हैं वो सेल आउट करके मार्केट में, तो उसे होम मेड डिविडेंड कहते हैं। अपनी मर्ज़ी से जितना उन्होंने कैश क्रिएट करना है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो जब होम मेड डिविडेंड जो एग्जैक्ट होता है वो बना नहीं सकते, यानी जितना वो चाह रहे थे, क्योंकि वो जितने भी शेयर सेल आउट करते हैं उतने पैसे, उसके साथ साथ उनको उसकी फ़ी भी तो देनी पड़ती है। जिसके ज़िम्मे लगाते हैं, जो सेल आउट करके देता है, उसको भी तो फ़ी देते हैं। अब उसमें से डिडक्शन हो जाती है कुछ पैसों की, जो कि उनका जो होम मेड डिविडेंड है उसकी अमाउंट को रिड्यूस कर देता है। एक तो ये चीज़ हो गई प्रॉब्लम, ठीक है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट हो गई। ब्रोकरेज इज़ पेड डिफरेंटली ऑन स्मॉल एंड लार्ज वैल्यू स्टॉक। अब डिफरेंटली पे की जाती है, यानी लार्ज वैल्यू के स्टॉक है उनको डिफरेंट ब्रोकरेज फ़ी होगी, और स्मॉल वैल्यू की डिफरेंट होगी।
इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं. ब्रोकरेज इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड एंड अ लिटिल बिट इन मोर डिटेल. फॉर एग्जाम्पल, इन अ कंट्री द रेट ऑफ ब्रोकरेज चार्जेस और कमीशन इज कैलकुलेटेड इन टू डिफरेंट वेज. दो तरीकों से ब्रोकरेज चार्जेस या कमीशन को कैलकुलेट किया जाता है हमारी कंट्री में. वन वे इज दैट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ द ट्रेड. एक परसेंटेज ले लेते हो, मीनिंग दैट हाउ मच ब्रोकरेज वी हैव टू पे ऑन द अमाउंट ऑफ परचेज ऑफ सेल्स. यानी किसी भी परचेज होगी सेल्स की, उसकी अमाउंट पर हमें कितना ब्रोकरेज रेट या फी चार्ज होगी. और सेकंड थिंग क्या होगी, इफ़ वी आर ट्रेडिंग अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स. यानी हमने कहा ना यहाँ पर अमाउंट ऑफ परचेज यानी खरीदेंगे उस पर कितना होगा, और यहाँ पर ट्रेड करेंगे नंबर ऑफ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर, कुछ शेयर्स ले लेते हो, देन हाउ मच ब्रोकरेज वी हैव टू पे ऑन पर शेयर. यानी ज़्यादा अमाउंट में शेयर्स और कुछ शेयर्स उसमें से अगर करो तो. एंड द एक्चुअल ब्रोकरेज इज विच एवर इज हायर. अब हायर क्या होगी, इट मीन्स दैट वी हैव दीज टू ऑप्शंस. इफ वी अप्लाई 1% विच इज़ गिवन इन आवर रूल्स और वी अप्लाई एज पर शेयर कॉस्ट. अगर तो सारी एक ही परसेंटेज अप्लाई करो यानी कि सारे एज ए होल ले लो, या फिर पर शेयर की कॉस्ट अप्लाई करो यानी पर शेयर देखो कितनी अमाउंट पड़ रही है आपको, विच इज़ इन पैसा शेयर, देन द अमाउंट विच विल बी मोर अमंग देम विल बिकम आवर एक्चुअल ब्रोकरेज रेट. यानी इनमें से जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी उसी पर हमें क्या है ब्रोकरेज जो चार्ज है वो हमारा होगा. If we look at two different types of shares, we have got some shares जो कि हमारे पास कुछ शेयर्स हैं जो कि हाई वैल्यू के हैं, जैसे आपको 100 रुपीज़ 150 रुपीज़, और कुछ शेयर्स हमारे पास है पेनी स्टॉक्स या शेयर्स जिन्हें कहते हैं, जो कि 4 रुपीज़ 5 और 10 रुपीज़, ये थोड़े पैसों के होते हैं और कुछ ज़्यादा पैसों के होते हैं. देन वी वुड सी दैट द ब्रोकरेज चार्जेस आर वेरी डिफरेंट. अब इन पर जो ब्रोकरेज फ़ी होगी, यानी एक पेनी मैंने कहा स्टॉक्स हैं यानी कम अमाउंट के हैं, कम वैल्यू के हैं, जैसे 4 रुपीज़ 5 10 इस तरह के, और मैंने कहा कुछ हाई वैल्यू के हैं जैसे 100 से अबव यानी 100 150 200 250 350 एट्सेट्रा. द ब्रोकरेज चार्जेस आर टू बी मच लेसर इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द हाई वैल्यू स्टॉक. यानी ज़्यादा पैसों के स्टॉक हैं. देखो, बजाय इसके कि मैं एक चीज़ की फ़ी पे करूं, मैं बहुत सारी चीज़ों की वही फ़ी पे करके क्यों ना मैं उसे सेल आउट कर दूं. ये चीज़ें आप लोगों को आई थिंक पता होंगी कि बहुत सारी चीज़ जो होती है, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ होती है वो सस्ती मिल जाती है, और बजाय इसके कि उस बहुत सारी चीज़ में से एक लो तो उस एक चीज़ की प्राइस जो होगी वो ज़्यादा होती है. सेम उसी वे में जो लेसर ब्रोकरेज चार्जेस होंगे किसके लिए, जो हाई वैल्यू स्टॉक यानी ज़्यादा महंगे स्टॉक हैं उनके लिए कम होगी, बजाय इसके कि छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनके लिए जो ब्रोकरेज चार्जेस होंगे वो ज़्यादा होंगे. तो ये बात याद रखिएगा, हाई वैल्यू जो स्टॉक्स हैं उनके लिए ब्रोकरेज चार्जेस जो होंगे वो बहुत ज़्यादा कम होंगे, क्योंकि एक ही बल्क आ रहा है या लॉट्स की बात हो रही है, आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ. ठीक है, तो इस तरह से आ रही है चीज़, ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं वही आपको चार्जेस करने पड़ेंगे, अगर कम करते हो तो वही चार्ज करना पड़ेगा. तो अगर मैं थोड़ों की बात करूँ कि लो वैल्यू की बात करूँ तो उसके लिए तो बहुत है ना ये चार्जेस. सो ब्रोकरेज कमीशन और फी बिकम्स रेलिवेंट, यानी ये पे करनी पड़ेगी, डिडक्शन है. थिंक इन और डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द डिविडेंड पॉलिसी. नाउ शेयर्स आर जनरली सोल्ड इन राउंड लॉट्स. अब लॉट्स मैं अगर बात करूं, मैं भी कह रही थी बंडल्स, एक तरह से शायद मैं आपको समझा सकूं सिंपल वर्ड में. बंडल्स होते हैं जैसे किसी चीज़ के, तो इतने सारे बंडल्स यानी 1000 का 100 से अबव बंडल उसको कुछ कहते हैं, 100 से बिलो यानी कम वैल्यू के यानी कम चीज़ों में पेयर्स में जैसे चीज़ होती है, यानी 100 से कम है उसे और लॉट कहते हैं, और इसको 100 से ज़्यादा है यानी वो डिवाइड हो रहा है या 100 पर उसे राउंड लॉट कहते हैं. इस तरह से मैंने यहाँ पर राइट किया हुआ है. पहले मैं आपको बता देती हूँ ये होती क्या है. यहाँ पर ऑड लॉट की बात हुई है जो कि अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करती है जो कि नॉर्मल यूनिट ऑफ ट्रेडिंग से कम होती है, यानी 100 से कम वैल्यू के जो स्टॉक होते हैं उन्हें ऑड लॉट कहते हैं. यानी 100 का बंडल है ना, किसी एक चीज़ है 100 यूनिट्स हैं, सपोज करो 100 यूनिट्स की जो चीज़ होगी ना 100 से कम की, तो उसे हम कहेंगे ऑड लॉट है. एंड इन स्टॉक अ राउंड लॉट इज कंसिडर 100 शेयर्स और अ लार्ज नंबर दैट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 100. अगर 100 या 100 से ज़्यादा की जो यूनिट्स हैं यानी बहुत सारी चीज़ें हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, राउंड लॉट कहेंगे. ये इवन और राउंड लॉट यानी यही चीज़ें हैं जो या तो इवनली डिवाइड हो जाएं, ठीक है, जैसे 2 पे डिवाइड हो जाएं, या फिर क्या हो 100 या 100 से ज़्यादा हो उसे राउंड लॉट कहेंगे. यानी बहुत सारा बंडल, इतने यूनिट्स हैं आपके पास 100
1000 यूनिट्स हो सकते हैं, और ओड लॉट क्या होगी, आपकी सिक्योरिटी जिसकी जो अमाउंट है वो लेस देन हो 100 हो। अब ये जब मैं ओड लॉट और राउंड लॉट या इवन लॉट की बात करूँगी तो वो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सो शेयर्स आर जनरली सोल्ड इन राउंड लॉट्स। राउंड लॉट्स की मैंने बता दी, ठीक है, 100 या 100 से ज़्यादा जो इवनली डिवाइड हो जाएं। द सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर इज़ द डिविजिबिलिटी ऑफ शेयर्स, यानी डिवाइड करना उन्हें। Meaning that if we want to get an exact dividend, then it may be that we have to sell shares in fractions। यानी अगर मैं exact dividend, क्योंकि मैंने कहा कि उसमें से कॉस्ट डिडक्ट हो जाती है तो हमारा जो डिविडेंड है वो रिड्यूस हो जाता है, इसलिए अगर हम एग्जैक्ट लेना चाहते हैं तो हो सकता है मैं फ्रैक्शंस में, यानी 35.5 शेयर्स हैं वो सेल आउट करने पड़े अपना एग्जैक्ट डिविडेंड लेने के लिए, बट फ्रैक्शनली शेयर्स कैन नॉट बी सोल्ड। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा था इम्पॉसिबल है कि आप फ्रैक्शनली यानी फ्रैक्शंस में यानी पॉइंट्स में आप इन शेयर्स को सोल्ड कर सको। बट देयर इज़ अनदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ कॉल्ड द मार्केट लॉट्स एंड इवन लॉट्स, और राउंड लॉट्स भी कहते हैं इसे, एज़ कम्पेयर टू द ओड लॉट्स। यानी ये जो लॉट्स हैं, राउंड लॉट्स, ये सारी यही हैं, और मैंने आपको बता दिया क्या होता है, और मुझे आई थिंक ये डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। It means that if shares are sold in the form of market lots or round lots, then their prices are more in the market as compared to। अब राउंड लॉट्स क्या थे, 100 या 100 से ज़्यादा होंगी अगर चीज़ें यूनिट्स वगैरह, तो उसकी जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी मार्केट में एज़ कम्पेयर टू ओड लॉट्स, यानी जो 100 से कम होगी। यानी ज़्यादा मिकदार में अगर चीज़ सेल आउट करोगे तो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी और बजाय कम की। मीनिंग दैट इफ़ अ शेयर इज़ ऑफ 10 रुपीज़ एंड जनरली इट्स लॉट साइज विल बी 500 शेयर्स विच इज़ अ राउंड लॉट, ठीक है, 500 है यानी 100 से ज़्यादा, और इवनली हमारे पास डिवाइड भी हो रहा है। बट इफ़ सेम कंपनी सेल 250 शेयर्स और 350 शेयर्स और 195 शेयर, देन वी नेम इट ऑड लॉट। मैंने कहा कि इवन ऑड लॉट हैं, ठीक है, यानी वैसे तो इवनली डिवाइड भी नहीं हो रहे, ठीक है, और एंड दिस इज ट्रेडेड इन डिफरेंट मार्केट विच वी कॉल ऑड लॉट मार्केट। यानी एक तो इवनली डिवाइड नहीं हो रहे, यहाँ पर हम ले रहे हैं, वैसे हमने कहा था कि लेस देन हमारे पास 100 हों, लेकिन यहाँ पर इवनली डिवाइड नहीं हो रहे, यानी फ्रैक्शन में चले जाएंगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, ऑड लॉट कहते हैं। दिस इज ट्रेडेड इन डिफरेंट मार्केट विच वी कॉल ऑड लॉट मार्केट। ये इसके लिए अलहदा मार्केट है, उसमें सेल आउट करते हैं। एंड इन दीज मार्केट द प्राइस ऑफ दीज शेयर्स इज लेस देन द रेगुलर प्राइस, और इनकी प्राइस कम होती है, यानी अलहदा अलहदा चीज़ करके आप बेच रहे हो। सो एज अ रिजल्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड, देन वी मस्ट कंसीडर टू थिंग्स। अगर मैं इररेलेवेंस का बताया था, थेरीज पढ़ चुके हैं, बात करें हो तो दो चीज़ें हमें देखनी है। मीनिंग दैट इट इज़ द क्रस्ट ऑफ टुडेज और डिस्कशन, वी मस्ट हैव टू कंसीडर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट और डिविजिबिलिटी ऑफ शेयर्स। हमें ये चीज़ें कंसीडर करनी है, क्योंकि देखा है ना, ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है और फिर जाकर हमारे पास हमारा जो डिविडेंड है वो आता है, एंड वी विल नॉट कंसीडर दैट, देन वी विल डू अ लार्ज मिस्टेक विद रेफरेंस टू द डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी के साथ भाई मिस्टेक कर रहे हो, फॉलो ही नहीं कर रहे, बिकॉज द शेयर होल्डर्स कैन नॉट मेक देयर होम मेड डिविडेंड टिल दे आर अलाउड से टू सेल फ्रैक्शनल शेयर्स व्हेन एवर द मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड लॉट एंड राउंड लॉट इज इक्वल विच मे नॉट बी इक्वल, यानी इक्वल हो तब भी होगा वो जो कि नहीं हो सकती। And the other thing is that if there will be brokerage fee, then it will certainly affect the dividend or homemade dividend। भाई brokerage fee होगी, आपका जो रिटर्न वगैरह है वो reduce हो जाएगा obviously, and so we can conclude our discussion that the two elements which are transaction cost and divisibility of share needs to be very seriously considered, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्प्लिट शेयर्स। हमें पता है फ्रैक्शन में नहीं सेल आउट कर सकते, एंड द ऑड लॉट एंड द राउंड लॉट प्राइसेस आर नॉट द सेम, और दोनों की प्राइसेस भी सेम नहीं होती, ऑड लॉट की कम होती है एज कम्पेयर टू राउंड लॉट। एंड इफ दीज टू प्राइसेस आर नॉट इक्वल, देन वी कैन नॉट से दैट द होममेड डिविडेंड एंड द कंपनीज डिविडेंड कैन बी ट्रीटेड इन द सेम वे। अगर दोनों की प्राइसेस इक्वल ही नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि ये दोनों सेम वे में ट्रीट किए जा सकते हैं। सो ब्रोकरेज फ़ी के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया, हमारा यहाँ पर लेक्चर कंप्लीट होता है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।